पुलिस SHO थाना जो खुद है, मुझे उनसे भी खतरा है सर। वो मुझे कभी भी मरवा सकते हैं, वो लोग भी मुझे धमकी देते हैं। हालांकि जो विजय कुमार है उसकी दादी मुझे धमकी देती है, मैं तेरे को घर के अंदर आके जलाऊंगी, मैं तेरे को घर के अंदर आके जाऊंगी, तो हमसे प्रूफ मांगेगी, सबूत मांगेगी। मेरे पास आईडियो पड़ी हुई है। वो कहते हैं मैं तेरे को घर के अंदर आके जलाऊंगी, तो अगर हमसे ये प्रूफ मांगेगी तो सर वो कहते हैं हमारी बहुत ऊपर तक पहुंच है। और जो विजय कुमार है वो कहता है एक किनाल ज़मीन का मसला है, हम एक किनाल ज़मीन बेचेंगे तो मतलब पैसा फेंको तमाशा देखो, वो बेचेंगे, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ईशा महाजन मैडम ने यही कहा था मुझे, तू जहाँ मर्जी जा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरुण कोल SHO जो इससे पहले रह गए हैं, विजय ठाकुर से पहले, उन्होंने भी मेरे को यही बात बोली थी। इस वक्त विजय ठाकुर भी मुझे यही बात बोल रहे हैं, सर मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं अकेली लड़की हूँ सर, मुझे रास्ते में भी चलना पड़ता है, कहीं मीटिंग में जाऊँगी, कहीं भी जाऊँगी अगर मैं, तो सर मुझे खतरा है इन लोगों से। अगर मैं मर जाऊँगी कल, मैं खुद सुसाइड कर लूँगी सर, अगर मेरा कहीं इंसाफ नहीं हुआ मैं खुद मर जाऊँगी। लेकिन सर उसके जिम्मेदारी ईशा महाजन SHO वुमेन सेल, अरुण कोल SHO, विजय कुमार पंडित और आशा बंती, रंजीत सिंह और इनका ये सारे जो इनके साथ जो चेले चमचे मिले हैं, इसमें जो पॉलिटिक्स लोग मिले हैं सर ये जिम्मेदार होंगे। SHO विजय कुमार ठाकुर किसके कहने पे मुझे कहता है कि ये लड़की करैक्टरलेस है, मशहूर है सर, किसी ने उनके कान में जहर घोला है, जहर खाने से सर एक बंदा मरता है सर, सबके कान में जहर घोल के रखा, कितने रिश्ते तबाह हो गए हैं सर, मेरे अपने सारे हैं सर, पर इनके कहने पे यहाँ तक कि पूरा गांव मेरी मामी ने एक साइड करके रखा हुआ है। इन लोगों ने, इनमें विजय कुमार का हाथ है, आशावंती का हाथ है, जिनके मेरे पास प्रूफ पड़े हैं। तो बाकी सर इन्होंने सारे जो पॉलिटिक्स लोग हैं सर, ये मेरे खिलाफ गवाहियाँ डालने जाते हैं वहाँ पे। और इसके रिलेटेड मेरी प्रकाश चंद जी से बात हुई, मैंने कहा कि सर आप वहाँ गवाही डालने गए थे, आपने मेरा क्या देखा? वो कहते हैं SHO ऐसे ही लिख गया होगा, मानना सर SHO ऐसे ही लिख गया होगा, लेकिन साइन तो प्रकाश चंद के हुए हैं ना। जिन लोगों ने मेरे अगेंस्ट सर, एक वो मेरे से पॉलिटिक्स लोग हैं सर, वो सियासत खेलते हैं सर, मुझे खेलना नहीं आती, मैं एक आम लोगों के साथ, मुझे हाथ जोड़ के ये विनती, मेरी जान को खतरा है, तो जहाँ तक भी मेरी वीडियो पहुँचे मेरी हेल्प की जाए प्लीज़, मैं सच्ची हूँ। सन 2019 का वो साल एक लड़की के लिए कितनी मुसीबतें लेकर के आएगा ये उस लड़की ने नहीं सोचा था। 2019 में गलती से उसका एक कॉल किसी लड़के को मिल जाता है, लड़का हरियाणा में था। हरियाणा में जब ये कॉल उस लड़के को लगता है तो वो लड़का जब फ़ोन उठाता है तो लड़की उससे बात करती है किसी अपने रिश्तेदार को समझ के। जब वो आवाज़ सुनती है तो वो ये समझ जाती है कि ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, तो वो पूछती है कि आप कौन हो। वो लड़का अपना नाम बताता है, लड़की ये कहती है कि गलती से मेरा फ़ोन लग गया, और वो फ़ोन काट देती है। जब वो फ़ोन काट देती है तो उसके बाद में वो लड़का उसे बार बार फ़ोन करना शुरू कर देता है। लड़की उस लड़के का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देती है और ये कहती है कि आप मुझे फ़ोन मत करिए। लेकिन लड़का फिर किसी अननोन नंबर से उसे फ़ोन करता है और ये कहता है कि तुम मेरे से बात करो, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। लड़की उसे मना कर देती है और लड़का ये कहता है कि तुम मेरी बहन बन के मेरे से बात करो। वो बात करता है, लड़की और उस लड़के में लगातार बात होती है, जिसके बाद में वो लड़का इस लड़की को कस्में देता है, जैसा ये लड़की बता रही है कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। वो उस लड़की की जाति पूछता है, अपनी जाति बताता है। ये लड़की अपनी जाति गद्दी बताती है, ट्राइबल्स बताती है। वो लड़का ये कहता है कि मैं भी ट्राइबल हूँ। लड़के का नाम रंजीत सिंह है, वो डोडा का रहने वाला था। उसने इस लड़की को बहलाया फुसलाया और शादी के लिए मना लिया। फिर वो आता है और 2019 के नवंबर में 8 तारीख को इस लड़की और लड़के में एग्रीमेंटेड मैरिज होती है। ये कागज़ जो इस लड़की ने हमें मुहैया करवाए हैं, इन कागज़ों में एग्रीमेंटेड मैरिज 2019 8 तारीख को होती है नवंबर में। उसके बाद क्या होता है, यह कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। इस लड़की के साथ क्या होता है, यह कहानी को सुनिए। ये लड़की कुद की रहने वाली है, जम्मू के कुद की रहने वाली है, और ये हमारे पास पहुंची है अपनी कहानी को लेकर के। ये बताना चाहती है कि इसके साथ आखिर क्या हुआ, कैसे रंजीत सिंह इसकी ज़िंदगी में आया, डोडा का रंजीत सिंह इसकी ज़िंदगी में कैसे आया, और इसकी ज़िंदगी में एंट्री मारने के बाद इसकी ज़िंदगी को नरक कैसे कर दिया गया। आप मुझे बताइए कि रंजीत सिंह के साथ पहली बार बात कब हुई थी आपकी, कैसे फ़ोन
कॉल हुआ था उसे? सर मैं अपने किसी रिलेटिव को कॉल कर रही थी, तो मैंने बटौत साइड कॉल लगाई तो सर वो लगी कहीं नंबर की मिस्टेक हो गई होगी। तो सर उनको जाके रंजीत सिंह को मेरी कॉल लगती है और उसके बाद वो मेरे को वहाँ से कॉल करते हैं और मैंने उनको कहा कि आप आंटी जी के बेटे बोल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं आंटी का बेटा, पहले बोलने लगे हाँ, फिर मैंने आवाज़ से मुझे लगा ये नहीं है। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप मेरी आंटी से बात करवाएं, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं वो नहीं हूँ, उनका बेटा नहीं हूँ। तो मैंने कहा सॉरी भैया, रॉन्ग नंबर लगा होगा। उसके बाद सर उसने मेरे को वहाँ से मैसेज करा कि टाइम हो तो मुझे याद कर लेना, टाइम हो तो मुझे याद करना। लेकिन सर उसके बाद मैंने क्या किया कि उस लड़के का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद सर क्या होता है कि वो मुझे नए नए नंबर से कॉल करता है, मतलब अलग अलग नंबर से उसने मेरे को कॉल करना स्टार्ट कर ली। जैसे वो मुझे फ़ोन करता है मैं उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देती हूँ। उसके बाद वो मेरे को फिर जब मैंने एक बार कॉल उठाई, उसने मेरे को माता रानी की कसमें डाली, बोला कि तुझे माता रानी की कसम है, क्योंकि हम हिंदू हैं तो माता रानी को मानते हैं। उसने कहा तुझे उसकी कसम है, तू मेरे से बात कर। तो सर जब मैंने उससे बात करी और बात करने के बाद वो मुझे बोलता है कि आपके घर वगैरह कहाँ पे हैं। तो सर मैंने उनको ये नहीं बताया मेरे घर कहाँ, मैंने झूठ कहा, मैंने कहा मैं बटौत के चकुआ गांव में रहती हूँ। तो उसके बाद सर उसने मतलब मेरे को यही फ़ोन करना, जहाँ परेशान करना स्टार्ट कर दिया वहाँ से। और जब वो बात होने लगी, बात होने के बाद वो मुझे कहता कि तेरी आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तू तेरी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ, मुझे तेरी आवाज़ पसंद है, तो मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो सर मेरे पास छोटा फ़ोन था और ना वहाँ से कोई कॉल वगैरह, वीडियो कॉल वगैरह कुछ नहीं होती थी। तो सर उसके बाद जब वो वहाँ से घर छुट्टी आता है, वो वहाँ के एक कंपनी में कहीं काम करता था, जैसे उसने मुझे बताया। कहाँ काम करता था? सर हरियाणा वाली साइड में काम करता था, हरियाणा में उधर कहीं काम करता था, मुझे नहीं पता, यूपी बिहार हरियाणा कहीं उस साइड ही करता था। तो सर वहाँ पे जब मेरी उससे बात हुई और वो इधर आया सर, जब उधमपुर गोल मार्केट जो पार्किंग है वहाँ पे सर हमने एक दूसरे को देखा। उसने मेरे को देखा, मेरे को बोलता तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तू मुझे पसंद है। उसके बाद सर उसने घर में जाके बताया कि एक लड़की से मैं बात करता हूँ और वो मुझे पसंद है। तो सर उसके जो जीजू थे वो नहीं चाहते थे कि मेरे से उनकी शादी हो, वो चाहते थे कि मेरी चाचू की बेटी से इनकी शादी हो। उसके बाद उन्होंने जब जैसे ही घर में जाके बताया सर, तो घर वालों ने बोला कि जीजू वगैरह सारे कहने लगे हमें उधर शादी। उसने अपनी मर्जी से बोला नहीं मैंने उधर ही शादी करनी। उसने आपकी जाति पूछी थी कि आप कौन है? जी सर उसने मेरे को पूछा था कि आप कौन हो, कहाँ से हो, लेकिन मैं ये झूठ बताया था कि मैं बटौत से हूँ। लेकिन जाति उसने पूछी थी, बोला आपकी कास्ट क्या है, तो मैंने कहा हम ST हैं, स्टूल ट्राइब हैं। तो उसने कहा मैं भी वही हूँ। तो उसने मेरे को बोला कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हमारे यहाँ फ़ोन पे शादियाँ नहीं होती हैं। तो उसने मेरे को कहा कि उसके बाद वो मेरे को बोलता है कि नहीं मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ, तू मेरे को देख लेना, मैं तुझे देखूंगा, अगर मैं तुझे अच्छा लगूंगा, तू मुझे अच्छी लगेगी तो ठीक है। जब देखने के बाद सर उसने क्या करा, मेरे साथ पहले फ़ोन पे बातें करता रहा वो। उसके बाद वो जैसे यहाँ आया, उसने घर गया, फिर घर से आके इसने एग्रीमेंट करा मेरे साथ, उधमपुर कोर्ट में एग्रीमेंट हुआ हमारा। एग्रीमेंट ये हुआ, शादी का एग्रीमेंट हुआ था कि मैं तेरे साथ शादी करूँगा, और उसमें ये भी लिखा है कि मैं नशे वगैरह कुछ नहीं करूँगा। और सर उसके बाद जहाँ से जब वो घर गया, तो घर जाने के बाद उसको कहीं विजय कुमार पंडित मिलता है, लड़का है हमारा विजय कुमार, उधर गांव का लड़का है पंडित। कौन है विजय कुमार पंडित? सर ये जब मैं स्कूल पढ़ती थी तो ये मेरे पे बुरी नज़र रखता था। जो विजय कुमार पंडित है ये बुरी नज़र रखता था, इसलिए कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मेरे ब्रदर वगैरह नहीं थे, तो इसलिए ये मेरा गलत फ़ायदा उठाना चाहते थे। तो फ़ायदा सर मैंने उस नज़र से उसको नहीं देखा, क्योंकि गांव के लड़के सब भाई जैसे होते हैं, इसलिए मैंने उसको अपनी भाई जैसा माना। मैं उस तो सर उन्होंने वो रंजिश पकड़ी, और विजय कुमार की बूजियाँ कैलाशो देवी और दर्शना देवी सर वो मुझे कहती हैं कि हम तेरा कहीं रिश्ता करवाते हैं, कहीं अननोन बंदे के साथ, जिस बंदे को मैं नहीं जानती थी। और सर उनकी एज जो थी वो मेरे, ये सारी बात रंजीत सिंह की आपकी ज़िंदगी में आने के बाद हुई या पहले? नहीं सर, ये जो आपका रिश्ता करवाने के बाद जब ये पहले हुई थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने रंजिश रखी थी मन में, तो ये कहते थे तेरा रिश्ता करवाते हैं हम। और सर मैंने नहीं माना, मेरी मम्मा ने ये कहा कि लड़की की एज छोटी है, तो मैं 10th 12th में पढ़ती थी, तो लड़की की छोटी है, हाँ मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे नहीं करवाऊंगी। उन्होंने कहा देखो इनकी उम्र भी देखो, लड़की की भी देखो। वो कहने लगे उम्र से तुझे क्या मतलब है, तुझे पैसों से मतलब है, इस बंदे के पास बहुत पैसे हैं। सर हमने नहीं माना। उसके बाद विजय कुमार के फादर साहब मुझे कहते हैं जम्मू हाई कोर्ट का वकील है, आप अपनी ज़मीन उनको बेच दें। मेरी मम्मी ने कहा नहीं, जिस ज़मीन के पीछे मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, मैं वो अपनी ज़मीन कभी भी नहीं दूंगी। उन्होंने कहा जहाँ ग्राउंड बनाएंगे वो, और कुत्ते रखेंगे यहाँ पे, कोई नस्ल वाले कुत्ते हैं, उन्होंने वो रखने, और सर हमने वो भी नहीं दी। एक बात वो होगी। उसके बाद ये रिश्ते वाली बात भी हमने उनकी नहीं मानी। उसके बाद सर ये बात है कि मैं वो जो विजय कुमार है
सर उसने उस लड़के का जैसे जैसे वो रंजीत सिंह इधर आया, अब कैसे उनकी वो फेसबुक पे बात हुई है, नंबर लिया, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मेरे को यही बताया था मैं घर जा रहा था और विजय कुमार मुझे मिला था। तो वैसे करके सर वो उनसे पहले ही मिला था। जिस दिन हम इधर उधमपुर में आए थे सर, मैंने विजय कुमार को खुद देखा था और मैंने उसको कहा था ये मेरे गांव का लड़का है। तो सर वो तभी कहीं उधमपुर में उन्होंने पहले ही नंबर ले लिया था, मेरे एग्रीमेंट होने से पहले ही नंबर ले लिया था। उनकी एक मतलब उन्होंने एक मतलब वो जो लड़का रंजीत सिंह था वो आपकी जांच पड़ताल कर रहा था जी, मतलब किसी का नंबर गांव से ले लिया और आपके बारे में जानना चाहता था कि आप कौन कैसे, है ना? जी सर। तो उन्होंने जैसे लिया तो उन्होंने यही बताया मैं गलत लड़की हूँ, मेरे पुलिस वालों के साथ गलत रिलेशन है। माशेष ये विजय कुमार ने कहा, बोला ये लड़की बहुत गंदी लड़की है, बहुत गंदी है कि इसके पुलिस वालों के साथ रिलेशन है, टीचरों के साथ हैं। हालांकि जो टीचर इसके साथ कुछ गलत कर रहा था मैंने उसको अपनी आंखों से देखा, और जब ये स्कूल पढ़ती थी तो तब इसके पीछे बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी मक्खियों के बीच में से, कई बार इसकी माँ चली जाती थी। सर मेरे मामा इतने शरीफ हैं कि वो आप उनको चनैनी में अगर कहीं गली में छोड़ोगे वो घर तक नहीं पहुँच सकते हैं सर, इतने शरीफ है। लेकिन उस लड़के ने मेरी मम्मी को भी नहीं छोड़ा, बोला इसकी माँ भी, कभी इसकी माँ चली जाती है और कभी ये बेटी जाती है। तो मतलब उसने कहा, रंजीत सिंह ने इसको ये कहा कि वो तो कहती है मैं बड़ी पूजा वगैरह करती हूँ तो मंदिर में जाती, वो बोलती है कि नए नए यार बनाने के लिए जाती है मंदिर में, ऐसे मंदिर नहीं जाती, पूजा पाठ कुछ नहीं करती है, तो नए नए यार बनाती है ये मंदिर में। और सर मेन जड़ है वो है मेरी मामी जो आशा बहनती। मैं अपनी नानी जी के घर रहती हूँ क्योंकि जो मेरी मामी जी थे तो वो मेरे फादर साहब के कान में वैसा ही जहर घोलते थे, जैसे आज रंजीत सिंह के कान में घोला इन्होंने, वैसा ही घोला था। मम्मी का घर भी इन्होंने उजाड़ दिया। सर रही बात मेरी, तो सर मेरा भी वैसे ही उजाड़ दिया। मेरे को बोलते थे मामी जी जो मेरे हैं, वो कहते हैं कि तेरी माँ को ठंड पड़ गई, अब तेरे को ठंड डालनी है। तो सर ऐसे ही ठंड डालनी थी और कैसे, मुझे नहीं इस बात का पता था। तो सर उन्होंने जो आशा बहनती हैं वो मेरे सामने फ़ोन करते हैं, वो मैं प्रूफ दे सकती हूँ। जब उन्होंने फ़ोन कान को लगाया और वो उनको फ़ोन करते किस नंबर से करते वो मुझे नहीं पता, लेकिन सर वो भी मैं प्रूफ दे सकती हूँ। तो उसके बाद इन्होंने सभी ने बहला फुसला के उसको ये बोला ये लड़की गलत है। हालांकि जो विजय कुमार है उसके प्रूफ मेरे पास पड़े हैं, जो ये सब मैं बातें कह रही हूँ ये मेरे पास प्रूफ पड़े हैं। और ये प्रूफ होने के बावजूद भी मैंने मतलब उनको बड़ा मनाया रंजीत सिंह को। मैंने कहा मैं ऐसी नहीं हूँ, अगर फिर भी मैं गलत, तुझे लगता है कि मैं गलत हूँ तो आपके घर की बहू हूँ, बेटी हूँ, कुछ भी आप मेरे को समझें, मेरे को इन लोगों को बोलो एक बार पंडित को कि आप मेरे को प्रूफ दे दें। सर मेरे को कोई प्रूफ नहीं दिया। प्रूफ देने के बजाय वो मंदिर में गए। जो विजय कुमार है, वो जो हमारा वीडीसी वहाँ का प्रकाश चंद है, उनके घर में मंदिर है माता रानी का। तो मैंने इनको कहा, मेरे पास आईडियो पड़ी हुई थी, मैंने उस मंदिर में जाती थी? मैं नहीं जाती थी। अच्छा। मतलब जो विजय कुमार है, तो मैंने उनको कहा कि अगर आप सच्चे हैं आप चले मंदिर में, कसम उठाते हैं। सर वो मंदिर में चले गए। प्रकाश चंद के घर में मंदिर है, वीडीसी जो हमारे वहाँ मंडलोत के हैं, उनके घर में मंदिर है, वो वहाँ गए। एक दर्शना देवी, कैलाशो देवी, विद्यासागर पंच और विजय कुमार, ये सारे उनके घर में जाते हैं और वहाँ पे जाके मेरे को फ़ोन करते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं मंदिर में, तू भी चल। माँ ठीक। वो वहाँ पहुँच गए थे सर। तो मेरे को बताया, मैं घर से गई, घर से काफ़ी दूर है वो, मैं गई सर, जैसे मैं आधे रास्ते में पहुंची वो वापस आ रहे, मेरे को कहते हैं हम कसम खा के आ गए। मैंने कहा अगर आपने कसम खानी थी, मेरी बात थी तो मेरे सामने आप कसम खाते। सर मेरे सामने कोई कसम नहीं खाई, उल्टे मेरे पे FIR लगाने चले गए, लड़की ने हमें मारा है। खुद थाने में जब आप एक दूसरे से नहीं मिले थे? नहीं। वो अलग थे, आप अलग थे और आप पे FIR लग गई? वो मंदिर में गए ऊपर कसम खाने के लिए। हाँ। और अभी मैं रास्ते में जा रही थी, वो मंदिर से होके वापस आ गए। हाँ, तो फिर FIR कैसे लगी? FIR लगाने वो जैसे ऊपर से आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम नहीं, मतलब वो थाने में चले गए। अच्छा। हाँ, सीधे थाने में चले गए। मेरे को पता ही नहीं है कि वो उनको मारा किसने, उनको कोई निशान नहीं, कोई कुछ नहीं, झूठ बोला उधर जाके। मैंने उनको ये कहा था रास्ते में कि अगर आपने कसम खानी थी मेरे सामने खानी थी। वो वहाँ चले गए और SHO साहब, मेरे को थाने से फ़ोन आता है। मेरे को पहले कुलदीप सरपंच, बिल्लू सरपंच खुद के हैं वो, उन्होंने मेरे को कॉल करी, उन्होंने बोला कि तेरे खिलाफ FIR लग रही है और तू इधर थाने में आ जा। तो मैंने कहा किसके रिलेटेड लग रही है, मैंने क्या क्राइम करा? उन्होंने मेरे को बोला कि तूने पंडित को, उनको ब्राह्मण को मारा है तो इसलिए आप वहाँ पे आ जाए। मैंने कहा नहीं, मैंने उनको नहीं मारा। मैं वहाँ गई और SHO साहब भी मुझे ही कहने लगे कि तू ही गलत है। SHO कौन थे? सर इधर पुंछ राजौरी वाली साइड के शायद कोई थे, मुझे उनका नाम नहीं पता। 2000 कब का मामला? 19 का? हाँ सर। तो तब वो SHO साहब वहाँ थे और मैंने उनको कहा कि सर मैं इसमें सच्ची हूँ, इस लड़के को बोलें ये हिंदू हैं, इनको कसम खाने के लिए बोलें कि अगर आप सच्चे हैं झूठे हैं क्या, इन्होंने मेरा क्या देखा। सर
उस लड़के ने बोला मैं चंडी माँ की कसम खाता हूँ, मैं राम राम करके बोलता हूँ, मैं गीता की कसम खाता हूँ। सर गीता हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी है। मैं गीता की कसम खाता हूँ कि मैंने इस लड़की के बारे में कुछ नहीं बोला है। फिर मैंने SHO साहब को कहा कि सर आपको इस लड़के पे विश्वास हो गया? बोला हाँ बिल्कुल विश्वास। सर मैंने वो ऑडियो सुनाई, मैंने कहा सर मैं आपको प्रूफ देना चाहती हूँ, आप इधर सुनना चाहते हैं या कहीं? बोला नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही सुनूंगा। मैंने कहा सुने। मैंने वो ऑडियो लगा के दी सर, SHO साहब ने मेरा फ़ोन फेंक दिया। सर सुनने के लायक ही नहीं है बातें, उन्होंने फेंक दिया। तो उसके बाद उठाते हैं बिल्लू सरपंच जो खुद के हैं, वो उठाते हैं फ़ोन, उठाने के बाद उन्होंने ही फेंक दिया। तो जो ये बातें हैं सर नहीं सुनने के लायक हैं। ये 2-4 बातें बताइए, क्या बोला था उसने उसमें? सर उसने ये बोला था कि ये फसल कुछ नहीं लगाते हैं ज़मीन में, ये फसल नहीं लगाते हैं, इनका सिर्फ लोगों के साथ गलत रिलेशन का ही काम है, मतलब वही फसल लगाते हैं। उसके बाद उसने ये बोला था कि ये जो एक टीचर था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो कहीं पुली के नीचे था और उसने मैं सर बता नहीं सकती, और उसने कहा था कि लड़की की शर्ट में उस टीचर ने हाथ डाला था और मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उसके बाद उसने ये कहा है कि इसके मास्टरों के साथ संबंध हैं, चमारों के साथ हैं, डूमों के साथ हैं और टीचरों के साथ हैं, पुलिस वालों के साथ हैं, गांव वालों के साथ, इनके घर में बाकी कोई नहीं जाता है, सिर्फ वो लड़के जाते हैं जिनको वही काम होता है, तो वो जाते हैं। और उस लड़के ने, रणजीत सिंह ने ये पूछा, रणजीत सिंह उसी थाने में आया हुआ था उस वक्त? नहीं सर, वो जो ऑडियो में पूछा एक दूसरे को, उन्होंने ये अच्छा, वो जो ऑडियो था वो विजय कुमार और रणजीत सिंह की बात हो रही है? जी सर। तो उसमें उसने ये बोला है कि ये तो पूजा करती है लड़की, मेरे को बताती है मैं 3 टाइम पूजा करती हूँ। उसने बोला कोई पूजा नहीं करती है, मंदिर वगैरह ये जाती है, लेकिन नए नए लड़कों को नया ठीक है, हाँ बोला मतलब नए नए लोगों को ढूंढने जाती है, मतलब कुछ गलत, मतलब आपके कैरेक्टर को खत्म कर दिया उस लड़की। और बोला इतनी कैरेक्टरलेस लड़की है, इतनी गंदी लड़की है। जब स्कूल में पढ़ती थी सर, इसके पीछे मक्खियों में लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। जब ये स्कूल पढ़ती थी तो लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। तो उसके बाद सर जब रणजीत सिंह ने भी मेरे को हरास करना शुरू कर दिया वहाँ से, सर वो भी वही बोलता है मेरे को, तेरे ड्राइवरों के साथ चक्कर हैं, तेरे पुलिस वालों के साथ हैं। मतलब पहले रणजीत सिंह और आपका ये एग्रीमेंट हो चुका था, उसके बाद ये सब कुछ हुआ? जी सर। तो जब रणजीत सिंह को, आपका कहने का मतलब है कि ये विजय शर्मा जो है पंडित, इसने रणजीत सिंह को मिसगाइड किया, गलत बताया आपके? जी सर। तो सर मैं फिर भी बोलती हूँ कि अगर मैं इसमें गलत हूँ तो मेरे को एक प्रूफ दे दो। अब मैं किसी लड़के की बाजू पकड़ के अगर चल रही हूँ, मेरे को प्रूफ दे। किसी के साथ मैं सोई हुई अगर उनको दिखी, उन्होंने बोला ये लड़की का सिर्फ सोने का काम है, माँ बेटी का दोनों का, अगर सोई हुई दिखी मेरे को वो प्रूफ दे दे, मेरे को नहीं दे, मीडिया में ही दे दे कि मैं गलत हूँ, मेरी कोई वीडियो दिखा दे। बाकी रही बात सर ऐसे मेरे पे जो एलिगेशन लगाए हैं, इसके लिए सर मैंने एक एप्लीकेशन दी SHO वुमेन सेल उधमपुर, SHO ईशा महाजन को। मैंने कहा मैडम मेरे साथ ऐसे गलत हुआ है, मेरे साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, मेरे साथ सिर्फ शादी हमारी नहीं हुई, एक एग्रीमेंट हुआ है और मेरे साथ इतना सब कुछ ये गलत हो रहा है। तो एक एप्लीकेशन मैंने खुद थाने में दी थी सर। तो नहीं सर, मेरा वुमेन सेल ईशा महाजन ने कुछ करा नहीं, वो उन्होंने SHO लड़के को अरेस्ट किया था? नहीं किया सर, नहीं किया, एक को भी नहीं किया, उल्टा मेरे को हरास किया। मेरे को बोला कि जब मैं उधमपुर में गई, मेरे को पहले 10-20 चक्कर लगवाते रहे ईशा महाजन मैडम, तो लगवाते रहे। जब वो पार्टी आई, दूसरी पार्टी आई, मेरे को बुलाया सर, मेरे को ही मारा उन्होंने। ईशा महाजन मैडम ने मुझे मारा, मेरे को ही थप्पड़ लगाए, मेरे से कोरे कागज पे साइन करवाए और बोला आप इनके साथ वो करो, कंप्रोमाइज़ करो। मैंने कहा मैडम मेरी इनके साथ कोई शरारत नहीं है। किसको बुलाया था सर? वो जो कैलाशो देवी वगैरह, दर्शना देवी वगैरह, विजय कुमार वगैरह, ये सारे। अच्छा, विजय पंडित जो था, हाँ, उसके जो लोग थे उन सबको बुलाया? सबको बुलाया। आपने उनके खिलाफ कंप्लेन दे रखी? जी सर। अच्छा, उनको बुलाया सर, मेरे को ही मारा, मुझे मारा। और उनको बोलते हैं कि वो जो कैलाशो देवी गए थे वो कांस्टेबल है, कैलाशो देवी जो कांस्टेबल है उसकी विजय कुमार की बूजी हैं वो। अच्छा। तो उनको बुलाया सर, कोल्ड ड्रिंक ठंडा वगैरह सारा कुछ उनको पिलाया, क्योंकि वो मुजरिम थे। और मैं जो मतलब मैंने अगर एप्लीकेशन में दे रही हूँ, और मेरे को सर उन्होंने हरास इतना करा वहाँ पे, मतलब इतना टॉर्चर करा, और मैडम ने मेरा फ़ोन शोन सारा कुछ आपको मारा वहाँ पे? जी सर मारा। किस चीज़ से मारा सर? हाथ से मारा मेरे को। जी सर। तो SHO ने मारा खुद? जी सर, SHO जो ईशा महाजन है वो, और 2 पुलिस वालों को बुलाया वहाँ से। मैं उनको, फीमेल कांस्टेबल थी? जी सर, जिन्होंने मारा? जेंट्स थे सर वो। अच्छा, जेंट्स ने आपको पकड़ा? जेंट्स ने मारा सर। मेरा फ़ोन था सर, मेरा फ़ोन तोड़ दिया। मेरे फ़ोन से जो रिकॉर्ड थे, मैंने इतनी ऑडियो रखी थी, इतनी वीडियो, मेरे हाथ प्रूफ था। उसके बाद जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मैंने प्रूफ रखने थे सर, वो सारा कुछ डिलीट कर दिया, पूरा डाटा मेरा ईशा महाजन मैडम ने डिलीट कर लिया। और वो डिलीट करने के बाद मेरे को कहते हैं कि तेरे को इधर, मेरे को और मम्मा को उधर कमरे में बंद कर दिया उस साइड, और वो जो लेडीज़ कांस्टेबल थे वो उनको दरवाजे
दरवाजे में खड़ा कर दिया, बोला ये जाएंगे नहीं। और जेंट्स वहाँ पे बुलाए सर, कुश्ती करी उन्होंने मेरे साथ, ऐसे एक लड़की थी मैं, जेंट्स ने। तो जेंट्स कांस्टेबल जो थे? जी सर, तो उनकी मैं शक्ल जानती हूँ सर, आज भी मेरी शक्ल, मतलब उनकी शक्ल मेरी आंखों सामने, पर मैं उनके नाम नहीं जानती सर। उन्होंने मारा आपको? जी सर, उन्होंने मेरा फ़ोन से पूरा, मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया सर। नहीं, उस मेल कांस्टेबल जो 2 बुलाए उन्होंने मारा आपको? हाँ, वो ईशा माजी मैडम ने बुलाए। तो बोलते हैं, ईशा माजी मैडम बोलती है ये मेरा थाना, ये तेरा घर नहीं, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ सारे काम मेरी मर्जी से होते हैं सर। तो सर उन्होंने मेरे को इतना हरास करा, हरास करने के बाद सर मैंने वो खुद में एप्लीकेशन, वो उनको खुद वालों को बोला मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सर उन्होंने भी नहीं कुछ भी करा, उन्होंने भी उल्टे वहाँ से पैसे खाते हैं वो। अगर पैसे नहीं खाते, मैं नहीं बोलती मेरे सामने नहीं दिए, अगर पैसे नहीं खाते सर, वो उनके रिश्तेदार कैसे आ गए और मैं उनकी दुश्मन कैसे आ गई सर। तो सर उन्होंने वो, मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, वहाँ तक कि सर मेरी लाइफ पूरी बर्बाद करी। मैंने और कुछ नहीं बोला, मैंने वहाँ के जो हमारे VDC प्रकाश चंद हैं, मैंने उनको भी एक रिक्वेस्ट करी थी कि सर मतलब ये लोग पॉलिटिक्स लोग हैं सर, इस वक्त भी वो मिले हुए हैं। और जो एक वहाँ का पंच है सर, वो बोलता है इन लोगों ने सर, वो जो उसके बाद सर इन्होंने मेरा कुछ नहीं करा, और नहीं खुद वालों ने नहीं, उधमपुर वालों ने। उसके बाद सर जो ये आशा बंती वगैरह है सर, उन्होंने मेरे पे हमले करने शुरू कर दी, क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं था कुछ भी। उन्होंने रोज़ अपने लड़कों को बहकाना सर, रोज़ मेरे पे अटैक करवाने। आशा बंती मेरी मामी है, मैं अपनी नानी जी के घर रहती हूँ। अच्छा। तो आशा बंती ने रोज़ मेरे पे अटैक करवाने, हमले करवाने, खुद भी मारना, अपने लड़कों से भी मरवाना। एक दिन सर उन्होंने अटैक करा, ये अभी पहले की बात है, पहले जो की है, मैंने बड़ी एप्लीकेशन दी है। या सच सर खुद बयान करेंगे कि मेरी एप्लीकेशन कितनी गई हैं थाने में। और सर किसी को शौक नहीं होता थाने में जाने का, हर एक बंदे की इज्जत होती है। मैं तो चलो एक लड़की हूँ, लेकिन एक लड़का होगा, एक जेंट्स होके भी सर कभी थाने में नहीं जाएगा। वो नहीं चाहता कि मैं थाने में जाऊँ, लेकिन सर मेरा गलत फ़ायदा उठाया गया। मतलब पुलिस वालों ने भी मेरे पे ही एलिगेशन लगाए, उन्होंने भी मेरे को ही मारा, लेकिन जो अदर पार्टी जिसके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी थी सर, उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। विजय पंडित और उसके साथ जो लोग थे जिनके खिलाफ आपने कंप्लेन दी थी, उनको कुछ नहीं कहा गया? जिन्होंने आपका करैक्टर जो है वो बदनाम कर दिया, आपको, आपकी इज़्ज़त जो है वो बदनाम कर दी पूरे इलाके में, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आपको मारा गया? जी सर, और ये मेन जड़ मेरी मामी जो हैं आशा बंती, ये मेन जड़ वो हैं। इनके साथ कितने लोग मिले हैं? अगर आशा बंती को ये पूछा जाए आपके साथ कितने लोग मिले हैं, अगर सख्ती से पूछताछ हो सर, तो क्यों नहीं सर, हड्डियाँ बोल देती हैं, वो तो जिंदा इंसान क्यों नहीं बोलेगा? तो सर पुलिस नहीं, पुलिस मैं अगर थाने में जाती हूँ तो SHO साहब बोलते हैं ये लड़की बड़ी मशहूर है। तो लड़की की मशहूरी क्या दिखी सर? SHO कहते हैं? SHO साहब जो इस वक्त हैं BJ ठाकुर जी, वो कहते हैं कि मैं मेरे को जज भी जानते हैं, मेरे को जज भी जानते हैं, मेरे को वकील भी जानते हैं, यहाँ तक कि तू अपने वकील को भी पूछ लेना। उनका नाम लेके कहते हैं तू अपने वकील को पूछ लेना, वो भी मेरे को जानते हैं। तू पहले भी मीडिया में चली गई, उधर मीडिया वालों ने मेरा क्या कर लिया, तो तू जहाँ मर्जी तक जा, जज तक मेरे को, जब उनको जज तक जानते हैं, मेरे बयान तक चेंज करवा दिए सर। जो इस बात के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ सर, वो बात ही नहीं वहाँ पे लिखी गई सर, मैं कहाँ जा सकती हूँ? मतलब जो बयान आपने दी वो नहीं है? वो नहीं है सर, नहीं है सर, वो कहीं भी नहीं है। वो SHO कहते हैं कि आप बड़े मशहूर हो, हाँ, बदनाम हो आप, ऐसा कहते हैं? हाँ जी SHO ये कह रहे हैं? जी सर, SHO कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सर वो SHO साहब के पास प्रूफ पड़े होंगे इसलिए कहते हैं। वही मैं आपको आपने पूछा? नहीं, मैंने पूछा, मेरे को नहीं दिखाते वो। हाँ, मैंने सबको यही बोला कि ये सर मैं करैक्टर लेस हूँ, अगर मैं किसी का सोई हुई उनको दिख रही हूँ वो मेरे को दिखा दें, अगर मैं किसी के साथ किसी का हाथ पकड़ के लड़के का चल रही हूँ तो किसी की बाजू पकड़ के चल रही हूँ, कुछ भी अगर करैक्टर लेस में क्या होता है मुझे पता, उन्होंने क्या देखा वो मेरे को दिखा दें। मशहूरी की बात यही होती है सर। मतलब आप यही जानना चाहती हैं कि अगर SHO आपको ये चीज़ कह रहे हैं कि आप करैक्टरलेस हैं या मशहूर हैं, आपका करैक्टर ठीक नहीं है, तो वो ये बताएं कि उन्होंने क्या देखा, ये आप पूछना चाह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। तो SHO विजय ठाकुर, इस लड़की का ये सवाल है, इस कैमरा के सामने ये पूछ रही है कि आप बताइए कि आपके पास ऐसे कौन से एविडेंसेस हैं जो उस लड़की के करैक्टर पर आपने सवालिया निशान खड़े कर दिए। हाँ, तो कितनी तारीख आप गए SHO के पास? सर मैं परसों गई थाने में, मेरे घर की दीवार गिर रही है। हाँ, तो मैं वहाँ पे गई सर, मैंने मुंशी साहब को कॉल करी, मैंने कहा सर मेरी फ़ाइल गुम हो गई है। तो मैंने उसके लिए एक फ़ाइल बना के दी थी तहसील में, और पटवारी साहब कहते हैं वो फ़ाइल गुम हो गई है। मैंने तहसील में भी पता करा, उन्होंने कहा हमने चौकीदार साहब को दी है। तो चौकीदार से कहा उन्होंने गुम करी है, मुझे कोई पता नहीं। उसके बाद सर मैंने कहा FIR कापी फिर से लगती है, तो मैं वहाँ मैंने मुंशी साहब से बात करी, मैंने कहा सर मेरे को वो कापी चाहिए। मुंशी कौन है? सर मैं, उनका नाम है
सर भूल गए, बड़े वाले मुंशी साहब हैं। तो जो बड़े वाले मुंशी है मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उनको कहा कि सर मेरे को कापी चाहिए। उन्होंने कहा आजा कोई बात नहीं। सर जब मैं वहाँ गई मेरे को बोलते हैं यहाँ 4 जगह पे साइन करने हैं। मैंने कहा सर किसके लिए? बोला जो तेरी कापी गुम हुई थी ना, तो अगर इसके लिए 4 जगह पे साइन होते हैं। मतलब आपने जो कॉपी चाहिए थी मकान गिर रहा है उसकी? जी सर। लेकिन 4 जगह साइन करने हैं आपको? जी सर। मैंने जब वो वहाँ पे साइन कर लिए मैंने साइन, मैंने बोला इधर साइन करो पहले, फिर बोलते कोरे कागज़ पे भी करो। मैंने कहा मैं तो सर कोरे कागज़ पे नहीं कर सकती। तो उन्होंने सर वो मतलब मेरे वो जो चाय उस पर कुछ लिखा था पेज पे, उधर मेरे साइन करवा दिए, 4 जगह पे करवाए। जब मैं पूछा कि सर ये क्यों करवाए, उन्होंने कहा कि ये तेरे को FIR कापी देनी चाहिए, गुम होती है ना कापी तो फिर 4 जगह साइन होते हैं। सर मेरे को ये बात याद आई, चनैनी की एक आंटी हैं, 60 साल उनकी एज है, उनका मकान जो है वो स्लाइड हुआ था। उनके साथ मैं खुद थाने में गई थी और मुंशी साहब ने वो कापी उनको दी थी। सर कहीं भी साइन नहीं करवाए, और मैंने उनको कॉल करके भी पूछा। मैंने कहा आंटी जी आप वहाँ थाने में गए थे और आपके साइन करवाए थे? उन्होंने कहा मेरे कोई साइन नहीं करवाए थे। तो उसके बाद सर अगर वहाँ पे साइन नहीं थे फिर वो उधर किसके साइन थे? फिर मैंने मुंशी साहब को पूछा, तो वो मेरे पास प्रूफ दूंगी मैं इस बात का। तो मैंने मुंशी साहब को पूछा शाम के टाइम, मैंने कहा सर आपने मेरे वो जो साइन करवाए थे वो किसके लिए करवाए थे? तो वो बोलते हैं कि तू अपने नहीं तू IO से बात कर। सर मैंने 2 IO हैं, मैंने दोनों से बात करी, वो कहते हैं हमें पता नहीं है इस मामले में। मैंने कहा जो मेरी गाय गुम हुई थी उसके साइन करवाए हैं आपने? बोला नहीं। वो दूसरे वाले को पूछा, मैंने कहा सर जी आपने जो वहाँ पे साइन करवा रहे थे वो किसके करवाए हैं आपके? कोई बोला नहीं कुछ नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। मैंने मुंशी साहब को बोला, फिर वो मेरे को कहते हैं अब SHO साहब कहते हैं तेरे पे पर्चा लगाना है, पर्चा लगाना है तेरे पे, तेरे को ही अंदर करना है, तेरे को हम कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, वारंट निकालने हैं तेरे खिलाफ, कार्रवाई होनी है तेरे खिलाफ होनी है, तू ये टेंशन मत ले। सर ये SHO ने कहा? जी सर। सर मैं थाने में थे तब? जी सर। अब थाने में गए थे? जी 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 हाँ कॉपी लेने के लिए? जी सर। और SHO साहब ने मेरे को कहा वहाँ पे कि तेरे भी हमने पर्चा लगाना है अगर तू अपनी कार्रवाई नहीं करवाती है। सर मैं अपनी और फॉर्मेलिटियाँ पूरी नहीं करती। सर फॉर्मेलिटी मैं तब पूरी करूँगी ना जब मैं, मेरे को भी जो वो लड़का था जिसके लिए सर वो मेरे ब्रदर लगते हैं, मेरे साथ वो जमीन की शरारत करे, आशा मेहंती का लड़का था। मतलब आपकी मामी, आपका भाई है, आपकी मामी का लड़का जी था? तो वो अपनी मम्मा के कहने पे मेरे के साथ मार पिटाई करी, जो भी कुछ मतलब आपकी आपस की लड़ाई थी जो परिवार की? जो भी करा उसने मेरे घर के अंदर आके करा। तो सर SHO साहब उस बात को नहीं बोलते हैं, जब तक मैं हूँ मैं कभी पर्चा नहीं लगने दूंगा। तो वो चाहती है, मैंने कहा बोलती तेरी एप्लीकेशन आती है हफ्ते की 3 पर्चे लगते हैं इसके, तो इसके 3 पर्चे हफ्ते के लगते हैं। सर मैं मानती हूँ हफ्ते के 3 पर्चे लगते हैं, किस बात के पर्चे लगते हैं उनसे पूछा जाए किस बात के पर्चे लगते हैं। अगर एक बार अगर SHO साहब ने अगर ढंग से कार्रवाई कर ली होती तो सर किसी लड़की को शौक नहीं होता। सर किसी को शौक नहीं होता कि वो बार बार SHO साहब के पास जाए। मैंने कहा सर यहाँ आने का किसी को शौक नहीं होता। मेरी उन्होंने एक भी नहीं सुनी और मेरे को इतना प्रेशराइज करा, इतना हरास करा उन्होंने वहाँ पे। जो जो उनकी मन की तमन्ना थी, जो जो उन्होंने बोला, हाँ सर अच्छे से बोला, मैं नहीं कहती मैंने नहीं बोला क्योंकि मैं ज़ोर से बात करती हूँ, गालियाँ मैंने नहीं निकाली हैं। हाँ जवाब मैंने उनको दिया होगा, जो उन्होंने सवाल किया उसका जवाब दिया होगा ज़ोर से। तो सर मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं। अब वो बोलते हैं मेरी जज के साथ भी मेरी बनती है, मैं जज भी मुझे जानते हैं और वकील भी मुझे जानते हैं और सारे पुलिस के ऑफिसर 21 साल हुए हैं मेरी नौकरी को और मेरे को ये सारे जानते हैं। सर अगर वो उनको जानते हैं मुझे कोई नहीं जानता, इसका क्या मतलब सर कि किसी गरीब को कोई जानता नहीं होगा और गरीब के घर में जन्म लेना सर ये अपने बस की बात नहीं होती। तो अगर इसका मतलब कि मुझे कोई नहीं जानता तो क्या सर मेरा कहीं इंसाफ नहीं है। अब आप इंसाफ के लिए किसे गुहार लगाना चाहती हैं? आप इस कैमरा पर कह सकती हैं, ये आवाज़ वहाँ तक जाएगी। सर जब जज भी उनको जानते हैं, ऐसा उनका कहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बोलिए, हमारे देश का कानून, हमारे देश की पुलिस के आला अधिकारी सुनते हैं बात को, बोलिए जो कहना चाहती हैं, ये आवाज़ आपकी उन तक जाएगी। चलो मैं LG साहब से हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि सर हर घर में बेटी होती। मैंने प्रधानमंत्री जी भी मैंने ये पढ़ा है और मैंने सुना भी है, वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सर बेटी को इसलिए बचाओ कि पुलिस स्टेशन में ले जाओ और वहाँ पे हरास करो और वहाँ पे मार खाओ। एक सच पे अगर मैं चल रही हूँ, मैंने क्या गलत कर लिया सर? मैंने सिर्फ यही बोला कि मेरी लाइफ खज्जल कर ली है सर पूरी, और सर इन्होंने यही मेरे को बोला है कि गलत लड़की है, इसका करैक्टर सही नहीं है, इसकी माँ का करैक्टर सही नहीं। और मेरी माँ सर वो है जैसे एक मोहरा होता है ना सर, वैसे हैं वो। आप उनको कहीं रास्ते में भी छोड़ोगे वो रास्ता घर का भूल जाएंगे। सर उनके लिए भी बोला गया कि ये औरत गलत है, ये भी यही धंधा करती है, इसकी लड़की मेरे सर एक बंदा तो दो। जब उन्होंने ये कह लिया मेरे को कि लाइनें लगी होती थी, सर लाइनों में एक बंदा तो जिंदा होगा ना सर।
सर सारे नहीं मरे हैं, वो पुलिस वाले भी ज़िंदा होंगे, वो टीचर भी ज़िंदा होंगे, वो जो उन्होंने एलिगेशन वो माँ चमार उन्होंने बोला है, वो जाते हैं इनके घर में, जिनको वो काम होता है उनके लड़के जाते हैं सर, वो लड़के भी ज़िंदा होंगे। मैं सिर्फ प्रूफ मांग रही हूँ सर, मेरी लाइफ खज्जल हो गई है सर, जैसे ज़मीन के टुकड़े के पीछे सर, टुकड़े ज़मीन के इधर ही रह जाने, किसी के साथ नहीं जाने हैं। वो कहते हैं सिर्फ आप यहाँ से चले जाओ बस। लाइट मेरी बंद करी, पानी हमारा बंद करा, रास्ते हमारे बंद करे। इस रास्ते के कारण सर हमने अपनी इतनी प्यारी गाय थी, हमने वो भी किसी को दे दी सर, क्योंकि रास्ता नहीं था। गाय को क्या पता था कि हाँ ये नानी के घर पे रहते हैं इसलिए हमारे रास्ते बंद हैं सर। उनको पानी तक नहीं था गाय को पीने के लिए, हमने वो भी दे दी सर किसी को। और ये आशा बहनती वहाँ पंचायत में जाके एप्लीकेशन देते हैं कि ये लड़की गलत है, इसकी माँ गलत है, इसलिए हमने इनका रास्ता बंद करा है। तो सर मैंने वहाँ भी यही पूछा था उनसे कि ग्राम सेवक साहब थे तो BDC ये जो प्रकाश चंद है, तब ये सरपंच थे शायद, ये भी सर उधर ही बैठे थे। मैंने इनको कहा था कि मेरी हाथ जोड़ के आपसे ये विनती है, आप सिर्फ एक बार इनको बोलो कि मेरा प्रूफ दे दो और दूसरा नंबर मेरे को सबूत करके दे दो जहाँ ये इस एप्लीकेशन को पढ़ के सुनाओ। तो सर वो कहते थे कि जो इस एप्लीकेशन पे लिखा है वो हम पढ़ के नहीं सुना सकते, हम माँ बहन वाले हैं, हम इज़्ज़त वाले लोग हैं, तो हम ये पढ़ के नहीं सुना सकते। सर हम बेइज्जत यहाँ पर दिखाएं तो सही, कहाँ से बेइज्जत है। लेवल पे मेरी सर इमेज जो है 0 करके रखी है। तहसील में जाती हूँ उधर भी यही बात बताई है उन्होंने, पॉलिटिक्स लोगों ने, और मैं जो वो मेरे खिलाफ गवाहियाँ डालने जाते हैं सर। जब मैंने ये केस करा कि मेरे को प्रूफ दो, तो सर हमारा BDC प्रकाश चंद भी वहाँ पे गवाही डालने गया, बिल्लू सरपंच खुद का गवाही डालने गया, रमेश पंच गवाही डालने गया, और उसके रिलेटिव लोग जो आशा बनती है उनके रिलेटिव लोग हैं, कुछ वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, कुछ सर PHC में हैं। और मैंने ये सुना मुलाजिम गवाही नहीं डाल सकता सर, इसमें मुलाजिमों ने भी गवाही डाली है आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ डाली है सर। किसके हाथ में डाली वो सर उन्हीं जो ये रंजीत सिंह आ गया, विजय कुमार आ गया, आशा बंती आ गई, मतलब जिनके खिलाफ आपने केस किया था उनके हक में वो लोग चले गए। हाँ सर, अगर हक में गए, और मैंने उनसे ये भी विनती की थी कि मेरे को इंसाफ दिलवा दो, मैं गलत कहाँ से हूँ, मैं और कुछ नहीं बोल रही कि आप मेरी सच्चाई छुपाओ, नहीं उसको सामने लाओ। मतलब आप अगर मैं गलत हूँ तो ये बताइए कि मैंने क्या गलत किया। सर मेरी जी सर मेरी लाइफ पूरी खज्जल कर दी सर। एक लड़की का सपना होता है सर, शादी करना लोगों को दिखावा नहीं होता सर, एक सहारा होता है बंदे को। तो मेरे घर पे और कोई नहीं, मेरी मम्मी को उन्होंने घर के अंदर आके मारा, आज दिन तक मेरी मम्मा बेड से नहीं उठते सर। मैं लिफाफा भर के दवाइयाँ जब से लेके अभी तक दवाइयाँ हैं वो भी मैं लिफाफा भर के रखा हुआ है, और डॉक्टर साहब खुद घर पे भी गए हैं। मेरी मम्मा ने उन्होंने मारा था, आशा बंती के बेटों ने, आशा बंती ने मेरी माँ को अंदर के जाके मारा, और सर पर्चा लगाने भी हम पे गए। मेरी मम्मा आज दिन तक नहीं सर चल सकती हैं अच्छे से, वो चल भी नहीं सकते, उनको इतनी दवाइयाँ लगी हुई हैं सर। मैं एक लड़की हूँ सर, मैं कुछ काम नहीं करती, कुछ नहीं करती, मैं कहाँ से उनका ये सारा कुछ खर्चा पूरा करूँगी सर। अभी इस वीडियो को SSP, DIG, DGP, IGP सारे पुलिस के आला अधिकारी सुनेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी सुनेंगे, और हमारी तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं या जो वुमेंस के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस वीडियो को देखेंगी। आज जोड़ के विनती करती हूँ सर, मेरा साथ दे, मैं सच्ची हूँ। अगर आपको लगता है मैं कहीं से गलत हूँ सर, तो मेरे को जो भी पनिशमेंट बनती है मेरे को दें, लेकिन सर एक कानून निकला है आज कि एक लेडीज़ अपनी मर्जी से किसी जेंट्स के साथ जहाँ मर्जी रहे, एक जेंट्स जहाँ मर्जी रहे लेडीज़ के साथ। तो सर मैंने तो कुछ ऐसा भी नहीं करा, एलिगेशन झूठे लगाते हैं, ये सच है, कहीं गई भी नहीं, फिर मैं कहाँ से गलत हूँ सर, मेरे को प्रूफ दे इस बात का। वो SHO साहब ने भी कल मुझे यही बात कही कि तू वहाँ का एक बंदा रखा हुआ है कि तू पूरे सबकी डिटेल निकालेगा, कौन सही है कौन गलत है। मैं किसी की नहीं निकालती, मेरे को तो दो, मैं कहाँ से गलत हूँ। जब SHO साहब विजय ठाकुर जी मुझे ये बात कहते हैं, ईशा महाजन मैडम ने मेरी नहीं सुनी, इनसे पहले अरुण कोल सर थे, तब से ये मैंने केस लगाया। ये कहते हैं 2020 की बात है, ये तब तेरे फोटो वायरल हुए। सर मैं तब से 2019 से मैं स्टार्ट हूँ इस काम के लिए कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। सर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ठीक है, इस कहानी को आप सब ने सुन लिया, और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस मामले को संज्ञान में लें। क्यों एक थानेदार, क्यों एक महिला थानेदार जो वुमेन सेल में थी, उसने इस लड़की के साथ इंसाफ नहीं किया? कैसे पुलिस डिपार्टमेंट के मेल कांस्टेबल इस लड़की को मारते हैं वुमेन सेल के अंदर? कैसे एक थानेदार इस लड़की की बात सुनने के बजाय इसको बदनाम करता है, इसके करैक्टर पर उंगलियां उठा देता है?
कैसे इसी के गांव के लोग जिनके इस लड़की ने नाम लिए हैं वो इसकी ज़िंदगी को तबाह कर चुके हैं। अब ये लड़की ज़िंदगी कैसे जिएगी? क्या अब ये शादी कर पाएगी? क्या अपने घर के अंदर ये लड़की महफूज है? किसी लड़की की ज़िंदगी को किस तरीके से बदनाम कर दिया? क्या अब वो लड़की किसी से आंखें मिलाकर के बात कर सकती है? ये लड़की खुद से कई किलोमीटर दूर चल कर के जम्मू हमारे पास आई अपनी इस कहानी को सुनाने के लिए। इसने ये कहा कि मीडिया भी, वहाँ का जो लोकल मीडिया है वो मेरी बात नहीं सुनता, पुलिस प्रशासन मेरी बात नहीं सुन रहा, आखिर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? जो लोग मेरे करैक्टर के ऊपर उंगलियाँ उठा रहे हैं, क्या वो ये सबूत दे सकते हैं कि मैं कब करैक्टरलेस हुई? वो कौन लोग थे जिन लोगों ने मेरी इज़्ज़त के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, और जिन लोगों से मेरे गलत संबंध थे उनके नाम तो जग जाहिर करिए। वो कौन से पुलिस वाले थे जिन पुलिस वालों के साथ मेरे गलत संबंध थे, उन पुलिस वालों के नाम तो जग जाहिर करिए। उस मास्टर का नाम तो बताइए जिसका नाम लेकर के लड़की को बदनाम किया गया। इस लड़की की ज़िंदगी में एक लड़का आया, रंजीत सिंह, जो डोडा का था। ये दोनों शादी करना चाहते थे, मैरिज एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन विजय पंडित और इसकी मामी, क्या नाम बताया आपने? आशावंती जो इसकी मामी थी, इन सब लोगों ने मिलकर के इसकी ज़िंदगी को वहाँ पर भी ख़राब कर दिया, इसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। वो ज़िंदगी भी उजड़ गई, वो लड़का भी जा चुका है। हालांकि ये लड़की क्या करे? इस खबर को ज़रा शेयर करिए, दबा करके शेयर करिए, ताकि पुलिस के आलाधिकारियों के पास ये खबर पहुँचे। गवर्नर मनोज सिन्हा तक पहुँचाइए, उन ऑर्गेनाइजेशनों तक पहुँचाइए जो लड़कियों को बचाने का दावा करती हैं, उन संस्थाओं तक पहुँचाइए जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रही हैं। फिर इस लड़की को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? इसको इंसाफ दिलवाइए। इस कहानी की सच्चाई क्या है? जिन लोगों के इस लड़की ने नाम लिए हैं, अगर वो लोग अपना पक्ष रखना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि कहानी क्या है, इस कहानी में कुछ सच्चाई अगर उनको नहीं लगती, या फिर इस लड़की के ख़िलाफ़ उनके पास कोई सबूत हैं, तो वो हमारे पास लेकर के आ सकते हैं। हम वो बात भी रखेंगे और इस कहानी को जानना चाहेंगे, इस कहानी की पड़ताल करना चाहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। आप देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद।